हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाई सोशल साइंस। सोशल साइंस क्यों? आप ये जो डायग्राम अपने सामने देख रहे हैं, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट की लिस्ट में आने वाली 5 थीम्स और उसके अंतर्गत आने वाले 14 चैप्टर्स हैं और यही सब सोशल साइंस कहलाता है। तो इसे हम समझते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर अबोव। व्हाट डू यू नोटिस? इस पिक्चर को नोटिस कीजिए। आप क्या अनुभव करते हैं? वेयर डज द वाटर इन द लेक कम फ्रॉम? इस झील में जो पानी है वो कहाँ से आया है? हु मेड द रोड एंड वाई? ये सड़क किसने बनाई और क्यों? वॉट कुड बी द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल लिविंग इन द स्मॉल हाउस? इस स्मॉल हाउस में जो पीपल रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज हैं? वॉट कुड बी देयर हिस्ट्री, देयर फ्यूचर? इनका क्या इतिहास है और इनका क्या फ्यूचर है? Write down your answers and discuss them with your classmates. Now, looking at the picture on the facing page, what questions come to your mind? आप सामने वाले पेज में जो ये इमेज दिख रही है, इसको देख करके आपके दिमाग में क्या प्रश्न आते हैं? और how do you propose to find answers to the questions related to these two images? आपके दिमाग में जो इन दोनों इमेजेस को देख के प्रश्न आते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए। हाउ आर अवर क्वेश्चंस अबाउट रेलेवेंट टू द सोशल साइंस? हमारे क्वेश्चंस जो इन दोनों पिक्चर्स को देख करके हमारे दिमाग में आते हैं वो सोशल साइंस से कैसे रिलेटेड हैं? वी लिव इन द 21st सेंचुरी। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। 21वीं सदी का मतलब है वर्तमान समय जो हम अभी जी रहे हैं। सदी का मतलब होता है 100 साल का एक समय। हमारी 21st सेंचुरी 1 जनवरी 2001 से शुरू हुई और ये 31 दिसंबर 2100 तक चलेगी। अगर हम 20वीं सदी की बात करें तो वो 1901 से 2000 तक थी। लेकिन जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं तो ये 2001 से लेकर 2100 तक है। तो 21वीं सदी वह समय है जिसमें हम आज जी रहे हैं और ये आने वाले कई सालों तक चलेगी। इस सदी में बहुत सारी नई खोजें, मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं, जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बना रही हैं। जैसे कि स्मार्टफ़ोन, इंटरनेट, रोबोट्स, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, स्पेस की डिस्कवरीज़, न्यू मेडिसिन्स का आविष्कार, पर्यावरण के बारे में जागरूकता, शिक्षा, महिलाओं के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और समानता जैसे मुद्दे। और अभी जो साल चल रहा है वो है 2025। Everyone agrees that it is a particularly challenging time for humanity. हर कोई इस बात पर सहमत होगा कि अभी जो समय चल रहा है वो मानवता के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। On the one hand, there is a rapid progress in technology, which is changing our lives in many ways. एक तरफ तो तकनीक का विकास है, जो कि हमारे जीवन को बहुत तेजी से बदल रहा है। On the other hand, the world is witnessing multiple wars, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड राइजिंग सोशल टेंशंस। और दूसरी तरफ ये दुनिया वॉर्स में, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में और सोशल टेंशंस में उलझी हुई है। साथ ही अवर प्लैनेट्स नेचुरल एनवायरनमेंट इज अंडर डेंजर। हमारे प्लैनेट का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो भी डेंजर में है। We live in the age of great possibilities but also great challenges। तो हमारे सामने जो ये सदी है वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज भी लेके आती है और बहुत सारे चैलेंजेस भी हमारे सामने खड़े हुए हैं। The world over, more and more people wonder how do we solve the problems facing humanity। आज पूरे विश्व में ये चर्चा है कि हम जो मानवता के सामने ये समस्याएं हैं इन्हें कैसे हल करेंगे। How can our societies learn to live in peace and harmony? शांति और सहभागिता से कैसे हमारी सोसाइटीज साथ में जीना सीखेंगी? How can we protect this beautiful earth which we all share? हम हमारी इस प्यारी पृथ्वी को कैसे बचा पाएंगे? And protect it not only for ourselves but also for all the species that lives on it। केवल मानवता को ही नहीं बल्कि इस अर्थ पर रहने वाली सभी स्पीसीज को हम कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। These fundamental questions are simple but the answer are not। ये जो मूलभूत मौलिक प्रश्न हैं ये सिंपल तो हैं लेकिन इनके आंसर्स
सिंपल नहीं हैं। दे कैन नॉट बी सिंपल बिकॉज़ ह्यूमन सोसाइटीज़ आर वेरी डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स। इन प्रश्नों के उत्तर इतने आसान इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारी जो सोसाइटीज़ हैं वो बहुत डाइवर्स हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। If we wish to find answers to such questions and help build a better future, we first need to understand our world and human societies in particular. अगर हम इनका आंसर्स देना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे आसपास की दुनिया को समझना होगा और हमारी ह्यूमन सोसाइटीज पर्टिकुलर ह्यूमन सोसाइटीज को समझना होगा। दैट इज व्हाट सोशल साइंस इज ऑल अबाउट। यही सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस क्यों और क्या है? The understanding of the world and human societies in particular is the social science, and that's why the social science is needed to be studied. यानी हमारी दुनिया और खास तौर पर मानव समाज को समझना सामाजिक विज्ञान इसी के बारे में होती है। You may wonder whether this is a science like say physics or chemistry. क्या ये साइंस की जैसी है जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री है? इट इज नॉट, ये ऐसा नहीं है। The discipline does use scientific methods wherever possible, but its focus, human society, is again too diverse to allow the kind of set procedures and fixed results the science come up with. तो ये जो सोशल साइंस है ये साइंटिफिक मेथड्स को यूज करती है। बहुत जगह आप इस आने वाली बुक में आप देखेंगे, लेकिन इसका जो मेन फोकस होता है वो ह्यूमन सोसाइटी या समाज है और ये वैसे फिक्स्ड प्रोसीजर्स या फिक्स रिजल्ट्स भी लेकर नहीं आता है जैसे कि साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री लेकर आते हैं। सोशल साइंस हैज मैनी सब डिसिप्लिन्स, यानी कि सोशल साइंस के बहुत सारे उप विषय भी हैं जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है मनुष्य जाति का विज्ञान। आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विभाग यानी पुराने टेम्पल्स वगैरह इनकी चीज़ों की जानकारी लेना, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान एंड फ्यू मोर। यू नीड नॉट टू इंटिमिडेटेड बाय ऑल दीज टर्म्स। आपको इन सब टर्म्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। While you will study some of these sub-disciplines in the secondary stage, in the middle stage, we have avoided this classification. आप इनमें से कुछ सब डिसिप्लिन्स को सेकेंडरी क्लास में पढ़ेंगे, जबकि अभी जो बड़ी क्लासेस में मतलब अभी जो छोटी क्लास है आपकी मिडिल स्टेज की जो क्लास है इसमें इस क्लासिफिकेशन को एनसीईआरटी ने अवॉइड किया है। इन क्लासिफिकेशन को छोड़ते हुए हमने 5 ब्रॉड थीम्स को लिया है। जो आपने अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको एक डायग्राम बताया था जिसे माइंड मैप कहते हैं, उस माइंड मैप पर ही इन्होंने पूरी सोशल साइंस की इस बुक को रखा है। तो चलिए एक-एक करके हम उस पूरे माइंड मैप को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस माइंड मैप में सेंटर में तो है सोशल साइंस। अब सोशल साइंस की पहली थीम, थीम ए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इसमें जो 3 चैप्टर्स हैं, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। तो दिस फर्स्ट थीम इंक्लूड्स द बेसिक ऑफ ज्योग्राफिकल वर्ल्ड अराउंड अस। जो ज्योग्राफिकल वर्ल्ड है, उसके बारे में हमें बेसिक्स बेसिक्स प्रोवाइड कराती है ये वाली थीम। some of the main features of our planet and the way to represent them on a map। ये हमारे प्लेनेट अर्थ के बारे में कुछ बेसिक जानकारीज उसकी फीचर्स को बताती है और उसको मैप पे कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं इसको भी बताती है। वाई इज दिस थीम इम्पॉर्टेंट? ये थीम इम्पॉर्टेंट क्यों है? when today we can get the excellent maps on a mobile phone, जबकि हमें बहुत शानदार तरीके के मैप आपको मोबाइल पर मिल सकते हैं जिसमें वो मैप ही नहीं होते, उनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी होती है बिकॉज इट डील्स विद मच मोर देन मैप्स। इट ऑल्सो आस्क हाउ जियोग्राफिकल फीचर्स, ओशियंस, माउंटेन, रिवर्स एक्सेट्रा, ये सब भी ओशियंस को, माउंटेन्स को, रिवर्स को, इसको भी बताते हैं अभी के जो मैप्स हैं उसमें। तो हैव शेप्ड एंटायर सिविलाइजेशन थ्रू देयर हिस्ट्रीज। तो ये जो मैप्स हैं इनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है जब हमारे पास इतने सारे एक्सीलेंट मैप्स हैं? क्योंकि इन ही मैप्स ने हमारी सिविलाइजेशन को शेप किया है थ्रू आउट द हिस्ट्री। तो इसलिए हमें ये थीम जाननी और समझनी बहुत ज़रूरी है। It is also, in India's case, about how its natural settings has contributed to giving this ancient civilization a unique identity।
हमारे देश इंडिया यानी कि भारत के संबंध में इस चीज़ का और भी महत्व बढ़ जाता है क्योंकि जो नेचुरल सेटिंग्स हैं जैसे हिमालय के पहाड़ हैं उत्तर में और साउथ में हमारे पास हिंद महासागर है, तो इसने हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन को है ना एक यूनिक आइडेंटिटी दी है। थीम भी है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट यानी कि पास्ट का ताना-बाना। इसमें 3 चैप्टर हैं, टाइमलाइन एंड सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री, इंडिया दैट इज़ भारत, द बिगिनिंग ऑफ इंडियन civilization. A tapestry is a large piece of canvas like cloth usually kept as a wall hanging with the pictures and designs on it. ये एक है ना कैनवास की तरह है जो कि अ, हमने हमारी वॉल पर टाँगा हुआ है। उसपे काफ़ी सारी पिक्चर्स और उसपे डिज़ाइन्स हैं, समटाइम्स हिस्टोरिकल नैरेटिव कुछ हिस्टोरिकल नैरेटिव्स भी हैं। अवर टेपेस्ट्री इज़ वेयर वी विल बी पेंटिंग सीन्स फ्रॉम बिगिनिंग विद इंडियाज़ पास्ट। तो हम इस पेंटिंग को कहाँ से शुरू करते हैं, इस टेपेस्ट्री, इस ताने-बाने को कहाँ से शुरू करते हैं? इंडिया के पास्ट से। बट व्हाई शुड वी बी एट ऑल कंसर्न विद द पास्ट? हमें पास्ट से इतना कंसर्न क्यों है हम सब लोग? बिकॉज़ इट इज़ द की टू अंडरस्टैंडिंग द प्रेज़ेंट। क्योंकि ये ही पास्ट ही हमें बताता है कि कैसे हमें हमारा प्रेज़ेंट जो है, वो ऐसा क्यों है? मतलब जो हम कंडीशन में आज हैं, वैसे क्यों हैं? ये हमारा पास्ट ही बताता है। जैसे आपने देखा होगा अमेरिका बहुत डेवलप है, इट इज़ अ डेवलप्ड इकोनॉमी। तो वो डेवलप्ड क्यों है और हम डेवलपिंग नेशन क्यों हैं? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें पास्ट को जानना बहुत ज़रूरी होगा। एंड द चैप्टर्स इन दिस थीम विल ऑफन मेक दिस कनेक्शन क्लियर और चैप्टर जो है ये वाले चैप्टर जो हैं टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट के तीनों चैप्टर ये हमें बहुत क्लियर करेंगे इस कनेक्शन को पास्ट के और प्रेज़ेंट के। द पास्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ आवर आइडेंटिटीज़ हमारी आइडेंटिटीज़ का एक मेजर सोर्स है हमारा पास्ट। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हू वी आर एंड वेयर वी कम फ्रॉम। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं। द पास्ट इज स्टिल विद अस इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट है उसमें हमारा पास्ट आज भी हमारे साथ है। एंड सिंस हिस्ट्री इज अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल अबाउट हैप्पी डेवलपमेंट्स और जो हिस्ट्री है वो अनफॉर्चुनेटली सारे अच्छे डेवलपमेंट्स नहीं है, कुछ बुरे डेवलपमेंट्स भी हैं। इट इज़ यूज़फुल टू अंडरस्टैंड वेयर द पीपल, गवर्नमेंट एंड रूलर्स वेंट रॉन्ग एंड व्हाई। और यही हमें इस समझने में मदद करती है यही हिस्ट्री कि कहाँ लोग या सरकार या जो हमारे ऊपर रूलर्स या शासक जो थे वो कहाँ पे गलत थे और वो क्यों गलत थे इस चीज़ को समझने में हमारी इतिहास ही मदद करता है हिस्ट्री ही मदद करती है। ओनली देन कैन वी होप टू अवॉइड रिपीटिंग दोज एरर्स और तभी हम उन जो पास्ट में हमारी एरर्स हो गई हैं उनको रिपीट करने से बचते हैं या बच ही सकते हैं। सोशल साइंस की थीम से अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस इसमें 2 चैप्टर्स हैं। इंडियाज़ कल्चरल रूट्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन वन ये दोनों चैप्टर्स हैं इसमें। इट हैज़ ऑफन बीन सेड दैट इंडिया हैज़ अ रिच एंड एंशिएंट कल्चर ये हमेशा कहा जाता है कि भारत जो है वो एक बहुत समृद्ध और बहुत पुरानी कल्चर को रखता है, संस्कृति को रखता है। ट्रू, इट्स ये सत्य भी है। बट व्हाट आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स? लेकिन इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं, क्या-क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? हाउ हैज़ इट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन इंडियाज़ हिस्ट्री ये इंडिया की हिस्ट्री में किस तरह से मैनिफेस्ट होता है? एंड हाउ कैन इट हेल्प अस टू डील विद इश्यूज़ ऑफ आवर टाइम्स और ये हमारे आज के प्रेज़ेंट के जो इश्यूज़ हैं, मैटर्स हैं, उनको कैसे डील करने में मदद करता है? These are the some of the questions that this theme is exploring. इसी इसी तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए ये वाली थीम रखी गई है with the objective that every student should understand some of the cultural foundations of our civilization and learn to appreciate their value. तो यही इस थीम को रखने का मेन उद्देश्य है कि सभी छात्र जो हैं, छात्र-छात्राएँ, स्टूडेंट्स जो हैं, वो इस हमारी कल्चरल फाउंडेशंस को समझें, हमारी सिविलाइज़ेशन को समझें, इसे एप्रिशिएट भी करें और इसे वैल्यू भी करें।
इस माइंड मैप में सोशल साइंस के अंदर थीम डी गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, इसमें 4 चैप्टर्स हैं। लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज़, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज़, गवर्नेंस, फैमिली एंड कम्युनिटी। तो इस थीम में हम जानेंगे कि सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री शुड नो हाउ देयर पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शंस। किसी भी देश के नागरिक को, जो सिटीजन होता है, जैसे हम भारत देश के नागरिक हैं, तो वहाँ पर कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, किस तरह से प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और जुडिशरी सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी कैसे डिफाइन होती है, इन सबको जानना हमें आना ही चाहिए। India, as the world's largest democracy, has an elaborate system working at the different levels. इंडिया जो कि दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो बहुत बड़ा सिस्टम रखता है, बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स पर। व्हाट आर इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स? इसके क्या मेन विशेषताएं और कंपोनेंट्स हैं, ये हमें जानना ही चाहिए। हाउ डू द सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन ओवरऑल गवर्नेंस? कैसे हम नागरिक भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस में? व्हाट आर देयर राइट्स एंड आल्सो देयर ड्यूटीज और धर्मा? हमारे क्या राइट्स हैं और क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं? यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि सब लोग अपने राइट्स के बारे में तो अवेयर होते हैं, लेकिन क्या हमारे कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं हमारे नेशन के प्रति, हमारे समाज के प्रति, आपस में हम जो लोग हैं जैसे माता-पिता के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, भाई-बहन के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, पत्नी, बच्चों के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, इनको भी हमें समझना चाहिए। तो आर देयर डिफरेंट सिस्टम्स इन अदर कंट्रीज? क्या और कंट्रीज में कुछ अलग तरह का सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम? एंड इफ सो, जो कि है भी सही, व्हाट टाइप, वो किस तरह का है? हाउ आर डिफरेंट कंट्रीज सपोज टू इंटरेक्ट? तो जब डिफरेंट तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो वो कैसे इंटरेक्ट करती हैं? बाई स्टडिंग दिस थीम वी कैन बिकम मोर रीजनेबल सिटीजन्स। इस थीम को पढ़ने के साथ ही हम ये सारी चीज़ें समझते हैं, और जब हम समझते हैं तो हम मोर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं। अंडरस्टैंड हाउ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शंस, कैसे गवर्नमेंट के फंक्शंस जो हैं वो काम करते हैं। एंड लर्न टू हैव a say in the policies that affect us all, whether locally or nationally। और हम ये भी समझ पाते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है, ये जो पॉलिसीज़ बनती है, ये हम सबको अफ़ेक्ट करती है, और वो लोकली भी होती हैं और नेशनली भी हमें अफ़ेक्ट करती है। और कैसे करती है, इसी चीज़ को हम इसमें समझते हैं। 5वीं थीम है थीम ई, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, द वैल्यू ऑफ वर्क और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस। तो नो फैमिली कैन बी हैप्पी विदाउट द एसेंशियल्स ऑफ डेली लिविंग। कोई भी परिवार, कोई भी हम जैसे हमारे माता पिता हैं, हम बच्चे हैं, तो हम लोग तब तक खुश नहीं रह सकते जब तक कि आपके पास डेली एसेंशियल की चीज़ें ना हो, जैसे साबुन ना हो, खाना ना हो, आपके पास शेल्टर जो आपका घर है, होम, वो ना हो, आपके पास और बेसिक चीज़ें ना हो, कपड़ा ना हो, है ना? एटलीस्ट 3 चीज़ें, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एक्सेस टू वाटर इन अ फर्स्ट स्टेज। पहले जो प्राथमिक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि खाना, कपड़े और घर और साफ़ पानी, ये फर्स्ट स्टेज में आते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और इन सेकंड, लाइवलीहुड फॉर एडल्ट्स एंड एक्सेस टू एजुकेशन फॉर द यंगर वन्स। तो जो हम बड़े लोग हैं, जैसे आपके पापा हैं, मम्मी हैं, इनके लिए लाइवलीहुड्स, लाइवलीहुड्स कैसे वो कमाएँगे, और आप बच्चे जो हैं उनके लिए बढ़िया एजुकेशन तो हम लेके आ ही रहे हैं, हँसिए मत। हम आपके लिए बहुत अच्छी एजुकेशन एनिमेटेड और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए यहाँ पे लेके आ रहे हैं। सिमिलरली नो कंट्री कैन डेवलप हार्मोनाइज़ली विदाउट अ सेकंड इकोनॉमी। विदाउट अ साउंड इकोनॉमी। एक कोई भी नेशन है, कोई भी देश है, तो वो तब तक डेवलप नहीं कर सकता जब तक कि उसकी बहुत अच्छी इकोनॉमी ना हो, बहुत अच्छी तरह से वो इकोनॉमिकली रिच ना हो। बट हाउ डज़ एन इकोनॉमी वर्क? किस तरह से एक इकोनॉमी वर्क करती है, किस तरह से एक देश की इकोनॉमी वर्क करती है, स्पेशली इन अ ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया। वी एग्ज़ैक्टली
इज़ व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली मनी? मनी क्या है? रुपया पैसा जो होता है जिसकी बात इतनी की जाती है वो एक्चुअल में है क्या? वेयर डज़ इट कम फ्रॉम? ये कहाँ से आता है? हाउ कैन इट बी इंक्रीज़्ड? ये कैसे बढ़ाया जा सकता है? व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन पीपल एंगेज देमसेल्फ इन? किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अपने आप को पीपल या हम लोग एंगेज करें जिससे कि हमारा देश भी समृद्ध हो और हम भी समृद्ध हों? हाउ आर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बेस्ट मैनेज्ड? किस तरह से हमारे देश के जो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स यानी हम लोग हैं उनको किस तरह से बेस्ट मैनेज किया जा सकता है? क्योंकि आप लोगों में से ही कोई ना कोई इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे अपने नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को हम बेस्ट मैनेज करें। दिस थीम विल ले डाउन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट concepts एंड practices that will enable us to answer these questions। तो इन्हीं क्वेश्चंस को जानने के लिए ये थीम बनाई गई है। You will notice that there are many questions in the preceding paragraphs। पूरा social science is also about the art of asking the right questions। social science सही प्रश्नों को सही तरीके से पूछने का विज्ञान भी है। Only then can we start looking for the right answers। तभी हम सही प्रश्नों के आंसर्स को जान भी पाएंगे। You may also be intrigued to find a game of chess and some ancient Tamil poetry in chapters that apparently deal with geography। आप ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स हैं उसमें चेस और तमिल पोएट्री को भी जानेंगे। अ डिस्कशन ऑन द यूजेस ऑफ साड़ी, साड़ी के यूज़ पर हमारे कल्चरल हेरिटेज में कैसे होता है उस पर भी आप एक डिस्कशन देखेंगे। द कंसेप्ट ऑफ सेवा बहुत महत्वपूर्ण। द कंसेप्ट ऑफ सेवा एंड द मेंशन ऑफ फेस्टिवल्स एंड द चैप्टर फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक्स और कैसे फेस्टिवल्स हमारी इकोनॉमी को एक्टिवेट करते हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे। दिस एनरिचेस आवर पर्सपेक्टिव, ये हमारे परिदृश्य को, हमारे सोचने के, समझने के तरीके को बहुत एनरिच करता है। फाइनली, in conclusion, we can say to understand our world and the human societies in particular is the social science is all about। सोशल साइंस जो है हमारी दुनिया और विशेष तौर पर मानव समाज को समझना ही सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस है। बाय नाउ इट शुड बी क्लियर दैट ऑल्दो सोशल साइंस मेक्स constant use of the past, it seeks to make sense of the present so as to help us prepare for the better future। जैसा कि सोशल साइंस है ये भले ही हमारे पास्ट को डील करती है और हमारे प्रेजेंट को समझने में हमारे लिए एक सेंस डेवलप करती है और हमारे फ्यूचर को बहुत बेहतरीन बनाने की कोशिश करती है उसी समझ के आधार पर। इट इज़ एन एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर। तो यही था आज के लिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गॉड ब्लेस यू ऑल।